गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है टॉमस हॉब्स। अंग्रेजी भाषा भाषी जाति में जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म हुआ है उन सब में हॉब्स कदाचित महान हैं। सेबाइन ने कहा कि जितने भी अंग्रेजी जाति में विचारक हुए उन सब में हॉब्स महान हैं। तो आज हम देखेंगे हॉब्स महान क्यों हैं, उनका जीवन परिचय, हॉब्स के ऊपर अरस्तु का प्रभाव पड़ा, साथ ही वो प्लेटो और हेगल से भी प्रभावित थे। हॉब्स के लेवियाथान आज के शास्त्रीय दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। हॉब्स ने धर्मनिरपेक्षता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया। टॉमस हॉब्स ने राजनीति के क्षेत्र में सामाजिक समझौता सिद्धांत की नवीन परंपराओं को जन्म दिया, विकसित किया। यद्यपि सामाजिक समझौता का विचार कोई नवीन विचार नहीं है, वह प्राचीन और मध्यम युगीय विचारकों के द्वारा भी उस पर विचार दिए गए, लेकिन एक सिद्धांत की तरह विशुद्ध रूप से प्रतिपादन करने का श्रेय हॉब्स को ही दिया जाता है। तो हम हॉब्स का जीवन परिचय देखते हैं। हॉब्स का जन्म इंग्लैंड के अंदर 1588 में मैन्सबरी के पास वेस्टपोर्ट में हुआ। उनके पिता पादरी थे। अपने क्रोधी स्वभाव के कारण उनके पिता ने एक पादरी पर हमला कर दिया, जिसके कारण उन्हें और उनके पत्नी को, परिवार को इंग्लैंड छोड़कर निर्वासित होना पड़ा। पिता की अनुपस्थिति में हॉब्स का पालन पोषण उसके चाचा ने किया। वह बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। 4 वर्ष की उम्र में उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया। 6 वर्ष के जब वो थे तो उनको ग्रीक और लैटिन का अध्ययन आरंभ कर दिया। हॉब्स जब 14 वर्ष के थे तब उन्होंने यूरिपाइडीज की दी मेडिया का ग्रीक से लैटिन भाषा में अनुवाद कर दिया। मैं ये सब चीज़ें आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काम आएंगी। आप पॉलिटिकल साइंस रख के आगे नेट की तैयारी करोगे या स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, तो उसमें जीवन से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। वैसे भी जब भी हम किसी विचारक का अध्ययन करें तो उसके जीवन का पता होना चाहिए, क्योंकि उसकी विचारधारा उसके जीवन में घटित घटनाओं पर ही आधारित होती है। तो यहाँ हमने देखा अब तक कि हॉब्स एक बहुत विलक्षण योग्यता वाले व्यक्ति हैं, जो 6 साल की उम्र में 2 भाषाओं का ज्ञान था। आमतौर पे बच्चा एक भाषा को लिखना पढ़ना सीखता है, ग्रीक और लैटिन, और 14 वर्ष की उम्र में, मात्र 14 वर्ष, जब अपने 9th-10th का स्टूडेंट होता है, तो उन्होंने यूरिपाइडीज की मीडिया का ग्रीक भाषा से लैटिन में अनुवाद कर दिया। और 15 वर्ष की आयु में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में उन्होंने एडमिशन लिया और स्नातक की डिग्री लेके उस विश्वविद्यालय से निकले। और उसके बाद जब वो 20 वर्ष के थे तो वह इंग्लैंड के कैवेंडिश नामक एक अमीर परिवार था, उच्च कुल का था, उनके एक स्टूडेंट था, एक बच्चा था, विलियम कैवेंडिश, उनके शिक्षक नियुक्त किए गए। उस परिवार के साथ उनका संबंध है वो जीवन पर्यंत चलता रहा। और अपने शिष्य के साथ यूरोप की उन्होंने यात्राएं भी की, जिसके दौरान वो दार्शनिक विद्वानों और भौतिक ज्ञान के संपर्क में आए। 1628 में हॉब्स ने कैवेंडिश परिवार को छोड़कर विलिटन के पुत्र का अध्यापक नियुक्त किया गया। इस परिवार के साथ वो 3 वर्ष रहे। 2 वर्ष तक उन्होंने विदेशी यात्राएं की। और हॉब्स हैं वो अपने विदेश यात्रा के दौरान इटली के गैलीलियो और पेरिस के फ्रेंच दार्शनिक डेकार्ते से भेंट की। 1940 में जब इंग्लैंड में राजा और संसद के बीच में संघर्ष छिड़ा और उसने निरंकुश राजतंत्र के समर्थन में एक पुस्तक लिखी। किसने? हॉब्स ने। जब राजा और संसद के अंदर संघर्ष था तो हॉब्स ने राजतंत्र के समर्थन में एक बुक लिखी। इस कारण इंग्लैंड में उनका रहना मुश्किल हो गया और वो वहाँ से भागकर फ्रांस चले गए। 11 वर्ष तक फ्रांस में रहे और इसी अवधि में डी सीवे, अब यहाँ एक क्वेश्चन बनेगा, डी सीवे किस देश में लिखे? तो फ्रांस के अंदर लिखी गई है डी सीवे, जिसका प्रकाशन 1642 में हुआ।
इसी अवधि में वे पेरिस से इंग्लैंड में भागकर आए और युवराज और भावी राजा जो चार्ल्स द्वितीय थे उनके अध्यापक बन गए। तो होप्स हैं वो इंग्लैंड के राजा विलियम द्वितीय के गुरु थे। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से क्वेश्चन हो गया। 1651 में उन्होंने लेवियाथान प्रकाशित किया। उनकी पुस्तक का नाम है लेवियाथान। 1655 में उन्होंने डी कार्पोरे डी होमाइन प्रकाशित की, जिसने वह नास्तिक शिरोमणि समझा जाने लगा और कट्टर प्यूरिटन शासन में उनके जीवन का पुनः संकट बादल मंडराने लगे। होप्स ने अपने समय की जो घटनाएं देखी उसके आधार पर विभिन्न पुस्तकों का प्रकाशन किया और 1669 ईस्वी में 91 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। अब हम देखते हैं होप्स की प्रसिद्ध रचना। होप्स ने डी सीवे होप्स ने डी सीवे 1642 के अंदर, डी कार्पोरे 1640 में, लेवियाथन 1651 में और द एलिमेंट ऑफ लॉज 1650 में और डी होमाइन 1659 में लिखे। अब डी सीवे का विषय क्या है? डी सीवे में होप्स ने संप्रभुता की व्याख्या की है। अब आगे आप कॉम्पिटिटिव नेट वगैरह में इसी प्रकार के हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले तो आपको बुक्स के नाम याद होने चाहिए। फिर डी सीवे में क्या दिया है मैटर, उन्होंने संप्रभुता संबंधी विचार, वो उनके डी सीवे में है। और डी कार्पोरे में मानव स्वभाव का वर्णन डी कार्पोरे के अंदर करता है। और जनता को संप्रभु संपन्न का विरोध क्यों नहीं करना चाहिए। और एलिमेंट ऑफ लॉज में उन्होंने विधि की व्याख्या की है। विधि संबंधी विचार हैं वो एलिमेंट ऑफ लॉज में होप्स के द्वारा पेश किए गए। लेवियाथन में क्या है, सबसे महत्वपूर्ण रचना है लेवियाथन, जिसमें उन्होंने राजनीतिक विचार दिए हैं, जिसने होप्स को अमर बना दिया। इसके पहले भाग में, लेवियाथन के 2 भाग हैं। इसके पहले भाग में प्राकृतिक अवस्था, 2 नहीं, लेवियाथन के 4 भाग हैं। तो पहले भाग में प्राकृतिक अवस्था, दूसरे में राज्य की उत्पत्ति, तीसरे में चर्च और राज्य के संबंध में और अंतिम में कैथोलिक चर्च के विभिन्न पक्षों का विवरण किया गया है। तो ये आज हमने होप्स का जीवन परिचय और उसकी प्रसिद्ध रचनाओं का अध्ययन